अपने आप को राहुल गांधी मानते हैं कि कांग्रेस के नेता हैं। राहुल गांधी के समर्थक भी मानते हैं कि वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। मतलब उनमें जितने भी रॉकेट जो है बांध दिए जाए, चाहे उनको प्रक्षेपित करने की कितनी भी कोशिशें कर ली जाए, तरल ईंधन डाल दो उनमें, गैस लगा दो, पेट्रोल डाल के आग लगा दो पीछे में, बट वो बेचारा मतलब अपने डायनेस्टी के उसके वजन से वो इतना ज़्यादा भारी हो चुका है कि वो ज़मीन से 2.5 इंच ऊपर भी नहीं उठ पाता। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। फलाना तो ये तो नेहरू जी ने बनाया था, फलाना ये तो इंदिरा जी का दिया हुआ है, ये तो हमने एक दिन कमोड पे बैठे हुए थे तो मुझे ये मेरे दिमाग में ये योजना सबसे पहले आई थी। ये क्या हुआ कि मोदी ने ठीक है जनधन खुलवा दिया, सोचा हमने पहले था। जीप घोटाला से लेके अगस्ता वेस्टलैंड तक लगातार घोटाले घोटाले घोटाले, देश का पैसा सिर्फ मारा है। मतलब एक नट वोल्ट तक ये लोग जर्मनी से और कहीं से मंगवाते थे, चाइना का माल उसको पेंट करके बेचा जा रहा है, मेड इन जर्मनी। सही बात है, जब कोई इतना ज़्यादा ले ले तो वॉकआउट करना भी बनता है। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। बिना एडवीना का नाम लिए नेहरू के ऊपर इतनी ज़्यादा देर तक, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसमें मोदी जी ने बोलकर यह साबित किया है कि राइट विंग या नॉन लेफ्ट में वो कितने धैर्यवान व्यक्ति हैं। क्योंकि नॉर्मली नेहरू को जब ट्रोल किया जाता है तो एडवीना के साथ उनकी मतलब सिगरेट जलाने वाली तस्वीर, नाचने वाली तस्वीर या और भी तरह तरह की तस्वीरें हैं जिसमें एकदम नेहरू जी जो है एकदम खिलखिला के हंस रहे हैं, बच्चों की तरह अटखेलियाँ कर रहे हैं, उस टाइप के होते हैं। तो एडवीना जी का नाम नहीं लेने के लिए मोदी जी को नमन रहेगा। और उसके बाद भी लगभग उन्होंने 1 घंटा 40 मिनट लोकसभा में और 1 घंटा 30 मिनट के करीब जो है राज्यसभा में बोला है। सबसे पहली बात कि इन दोनों संभाषणों पर काफ़ी चर्चा हो रही है, तो मैं उसी के मूल बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करूँगा। राहुल गांधी ने भाषण दिया था बजट में, जो राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हुआ, फिर बजट प्रस्तुत किया गया और उसके बाद, और उसमें से कुछ पॉइंटर्स थे जो काफ़ी चर्चा में आए। पूरा उनका गैंग जो है 72वीं बार लगभग राहुल गांधी को कमिंग ऑफ एज बोला, लॉन्च हो गया, राहुल गांधी अब एक बड़े परिपक्व नेता बन चुके हैं। इस तरह की भावनाओं के साथ उनको पुश करके पूरा नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। मतलब उनमें जितने भी रॉकेट जो है बांध दिए जाए, चाहे उनको प्रक्षेपित करने की कितनी भी कोशिशें कर ली जाए, तरल ईंधन डाल दो उनमें, गैस लगा दो, पेट्रोल डाल के आग लगा दो पीछे में, बट वो बेचारा मतलब अपने डायनेस्टी के उसके वजन से वो इतना ज़्यादा भारी हो चुका है कि वो ज़मीन से 2.5 इंच ऊपर भी नहीं उठ पाता। उनकी ये समस्या है। दूसरी समस्या है कि जिस व्यक्ति को उसके स्पीच देने के बाद सबको पता होता है कि अब उसके ऊपर जो रिएक्शन आएगा, और ये आम जनता का रिएक्शन, बाद में अगर मोदी जी बोलने वाले हों तो वो तो फिर वो उनका ही अलग वन नाइट ओनली शो जो है वो हो जाता है, तो ऐसा होता है। अब देखिए कि राहुल गांधी वहाँ से बोल के निकल गए। उन्होंने राष्ट्र शब्द को की अवधारणा को नकार दिया और बोला कि संविधान में कहीं नहीं है, जबकि संविधान की प्रस्तावना में ही है। लेकिन एक बात देखिए, इन लोगों का अहंकार देखिए, जिसके ऊपर फिर मोदी जी ने आगे भी बोला है अपने संभाषण में कि प्रधानमंत्री का भाषण था। अपने आप को राहुल गांधी मानते हैं कि कांग्रेस के नेता हैं। राहुल गांधी के समर्थक भी मानते हैं कि वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। भले ही सदन में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं लोकसभा में और राज्यसभा में खड़गे जी हैं, लेकिन इन लोगों का अहंकार देखिए कि स्पीच दे देते हैं, उसमें वाहियात बातें जो फैक्चुअली गलत हैं, तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण, वो कह के निकल लेते हैं। और जब प्रधानमंत्री भाषण देने आ रहे हों, समय पहले से तय रहता है कि 5:30 बजे लोकसभा में बोलेंगे, अगले दिन राज्यसभा में 11:30 बजे बोलेंगे, ये लोग नहीं आते वहाँ पे। ये माइंडसेट जो है, ये माइंडसेट वही डायनेस्ट माइंडसेट है कि हम तो राजा हैं, हमने बोल दिया, अब बाकी जो है अपना देख लो, हम किसी प्रधानमंत्री होगा अपने घर में, यही एटीट्यूड है ना। जब भुनाना हो अपने उसे राजतंत्र को जिसमें पैदा हुआ है,
तब वो अपने परनाना का, दादी का, बाप का, सबका नाम लेके सबको शहीद बताना और तमाम तरह की बातें करता है। राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं। और जब तुम्हें वस्तुतः एक प्राइम मिनिस्टर जो है तुम्हारी ही बातों का जवाब देने के लिए, तुम्हारी ही नहीं तुम्हारी भी बातों का 2-3 मिनट तो तुम्हारे ऊपर खर्च होते ही हैं, और तुमने इतना अभी तक अपना पॉलिटिकल कैपिटल या सोशल कैपिटल नहीं बनाया है कि तुम्हारा नाम लेके भी संबोधित किया जाए। क्योंकि अंततः राहुल गांधी अपने आप को एक मसखरे से अधिक जो है साबित नहीं कर पाए। उनकी स्पीच कौन तैयार करता है, उन्हें कौन कोचिंग देता है, यह मतलब शोध का विषय है। सोनिया गांधी भी नहीं दिखी, पता नहीं, अब वो तो राहुल की मां है तो उनका तो अलग ही है, जलवा की सांसद वांसद बने ठीक है, लेकिन हम क्यों जाए, हम तो साम्राज्ञी हैं भारत की। तो इस तरह के माइंडसेट से चलने वाले लोग हैं। यही कारण है कि मोदी जी ने इस पार्टी के बारे में और उसकी मेंटलिटी के बारे में ये बताया। आगे अपने भाषण में उन्होंने चर्चा की कि कैसे ये लोग धीरे धीरे, जो पहले एक तो ये अपने आप को ये सबसे पुरानी पार्टी कहते हैं और उस समय की मानसिकता से बाहर नहीं आ पाए हैं, और अब इन्होंने हर उस बात का विरोध करना शुरू कर दिया है जिसमें भाजपा, मोदी या प्रेजेंट गवर्नमेंट जो भी है, वर्तमान सरकार में जो भी, चाहे मोदी रहे या मोदी के मंत्री रहे, हर बात का ये लोग विरोध करते हैं। और उसी विरोध में ये लोग भारत को विखंडित करने वाली शक्तियों के साथ खड़े दिखते हैं। और उसके बाद मोदी जी ने टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बताया। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चाहे शाहीन बाग हो या दिल्ली के उसके हुए दंगे हों या किसान आंदोलन हो, इन सब में आपको कांग्रेस का एकदम इम्प्लिसिट सपोर्ट मिलता है। भीतर से उनकी फंडिंग कौन कर रहा है, उन्हें बाहर से कवरिंग फायर कौन दे रहा है, इन लोगों को बिठाए हुए कौन है, और कौन वो नेता है जो विदेशी पत्रिकाओं को अपना इंटरव्यू देते हैं, जो जूम कॉल के जरिए जो है, चाहे चीन हो या आप अमेरिका जा रहे हैं, वहां के किसी यूनिवर्सिटी में आपको बोलना है, हर जगह अपने राष्ट्र को एक इस तरह से दिखाते हैं कि ये बर्बाद हो चुका है, फांसीवाद आ गया है, सब कुछ बर्बाद है, वहां दंगे हो रहे हैं, वहां लोगों की जान खतरे में। तो इसी कारण उन्होंने बताया कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हैं। कांग्रेस की मेंटलिटी पे चर्चा करते हुए और लेफ्ट की मेंटलिटी पे चर्चा करते हुए, टीएमसी को साथ में लेते हुए, इन्होंने कहा है कि इन लोगों का काम है पहले डिस्क्रेडिट करना, डिस्टेबलाइज करना और उसके बाद डिसमिस करना। ये 3 इस तरह के इनके ध्येय शब्द हैं, जिसमें किसी भी सत्ता को, अगर ये उस सत्ता का हिस्सा नहीं है और अगर इनके हिसाब के काम नहीं हो रहे हैं, तो ये लोग सबसे पहले तो डिस्क्रेडिट करते हैं कि नहीं 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 नहीं, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, फलाना तो ये तो नेहरू जी ने बनाया था, फलाना ये तो इंदिरा जी का दिया हुआ है, ये तो हमने एक दिन कमोड पे बैठे हुए थे तो मुझे ये, मेरे दिमाग में ये योजना सबसे पहले आई थी, ये क्या हुआ कि मोदी ने ठीक है जनधन खुलवा दिया, सोचा हमने पहले था। तो ये स्वीकारते तक नहीं है, बोलते ही नहीं कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है इस देश में। इनका एक आप देखेंगे कि ये एक पैटर्न है, और इस पे फिर वही बात आती है, जो सो रहा है उसको आप हिला डुला के जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है, जिसने अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सबको जो है ब्लॉक कर रखा है और जानबूझकर, उसको आप जागृत नहीं कर सकते, उसको जगा नहीं सकते। और यही है कि आप कांग्रेस के जो समर्थक हैं आज के समय में, वामपंथियों के समर्थक जो हैं आज के समय में, उनसे आप बात करेंगे, बोले मोदी ने क्या किया है, मोदी ने क्या किया है। सपाई समर्थक जो है वो यूपी में बोल देंगे कि क्या किया है योगी ने। सीरियसली, मतलब आप इस तरह के बयान देते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि बाकी जनता जो है वो आपके पार्टी के लिए वोट करेगी। क्या बाकी जनता को दिख नहीं रहा है कि वो फिनेंशियल इंक्लूजन
जो आज के समय में सशक्तिकरण का सबसे अच्छा मार्ग है कि आप किसी के हाथों में, इन्हीं के बाप कहते थे ना कि 100 पैसा चलता है तो 85 जो है ऊपर ही रह जाता, 15 गरीब तक पहुंचता है। अब 100 अगर किसी के हक का है तो वो सीधे बैंक अकाउंट में जाता है। फिनेंशियल इंक्लूजन ये होता है। और आप करें कुछ नहीं हुआ है। सड़कें बन रही हैं, रेलगाड़ियों की आवाजाही में उसमें सुधार आया है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, गरीबों को घर मिल रहा है, शौचालय बन रहे हैं। इन सब के बाद, और ये सब तो मूलभूत चीजें थी जो आपने 50 साल काम किया उसमें खुद बनवा सकते थे, आपने नहीं बनवाया क्योंकि आपको लूटने से फुर्सत नहीं थी। इसलिए जब मोदी ने ये सब काम किया है या योगी ने ये सब काम किया है या अन्य राज्यों में ये सब काम होता है, तब आप उसको डिस्क्रेडिट करते हैं कि नहीं नहीं ये क्या किया, ये तो कुछ है ही नहीं। सड़क तो हमने भी बनवाई। तुमने कितनी बनवाई थी, किस स्पीड से बनवाई थी, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, नेशनल हाईवेज एक्सप्रेसवे कितने तुम्हारे समय में बने, अब कितने हैं। तो उस पर ये आंख मूंद के डिस्क्रेडिट कर देंगे कि इसका कोई मतलब, ये तो हमने सोचा है, इनको क्रेडिट क्यों दिया जाए। उसके बाद जब ये करते करते ये थक जाते हैं, तब ये दूसरे चरण में पहुंचते हैं, उसका डिस्टेबलाइज करना, मतलब अस्थिर करना। अस्थिर कैसे करते हैं? पहले मीडिया में माहौल बनाया जाता है, उसके बाद इनके मतलब 4-5 लेयर पे काम होते हैं कि बोल दिया जाएगा कि नहीं नहीं ये योजना जो आई है या ये कानून जो आया है वो बेकार है। मैं CA, NRC और कृषि कानून इनके संदर्भ में बात कर रहा हूँ, जो मूलतः बड़े बड़े मुद्दे पिछले कुछ सालों के हैं। 370 भी है, फिर राम मंदिर भी है, ये सब भी है। उसके बाद ये लोगों को सड़कों पर उतारते हैं। इनके पास देखिए खलिहड़ों की फौज है, वो पूरी सेना है इनके पास, और उनको ये सड़कों पे उतार के राज्य के स्तर पे और राष्ट्र के स्तर पे दंगे कराने की योजना बनाते हैं, दंगे करवाते हैं। अभी देखिए दिल्ली दंगों के ट्रायल्स चल रहे हैं, उसमें पता चलेगा किन किन का हाथ था। अभी सब सामने आ रहा है कि क्या वो कपिल मिश्रा के कहने पे हुआ था या उससे कई दिन पहले 8 जनवरी को शाहीन बाग में उमर खालिद की मुलाकात होती है ताहिर हुसैन से और लोगों से, और ये कहते हैं कि हमें खून बहाना है, हमें आग लगाना पड़ेगा। इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं। तो ये सारा पता चलेगा। उन्होंने वहां पे किया। जामिया में दंगे हुए 15, 16, 17 को 2019 में दिसंबर में। उसके बाद AMU में दंगे हुए, उसके बाद मेरठ में हुए, और यूपी के कई क्षेत्रों में दंगे भड़काकर आगजनी करके पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करके डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हुई। वो तो योगी सरकार को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जिला ने अपने प्रदेश को सुरक्षित किया। हाँ, हम सेंट्रल की जो दिल्ली पुलिस है, दंगे को 2.5 दिन में 3 दिन में पहले जामिया में किया, फिर 2.5 दिन में दिल्ली में जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ उसको किया। लेकिन शाहीन बाग जैसी देश विरोधी गतिविधि को बने रहने देना 100 दिन के लिए, यह बताता है कि वहां पे किस तरह से इनकी मंशा जो है पूरी हो रही थी। फिर किसान आंदोलन में क्या हुआ वो आपने देखा। कई लोगों को धर्म के नाम पे निहंगों ने काटा, इन लोगों ने काटा, रेप हुआ, मोलेस्टेशन हुआ, पत्रकारों को पीटा गया और लाल किले पे हमला हुआ, चढ़ाई कर दी गई। तो ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें होती रहीं। और उसके बाद डिसमिस मतलब तुम हमारे लिए हो क्या, ये मोदी क्या रहेगा हमारे लिए, हम तो इसको मानते ही नहीं, मतलब अपना भाषण दिया निकल लिए। तो इस तरह का एटीट्यूड है। और इस एटीट्यूड के साथ ये लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और भाजपा को जैसे हम डिसमिस कर रहे हैं वैसे आम जनता भी डिसमिस कर लें, क्योंकि ये सोचते हैं कि आम जनता जो विशुद्ध रूप से मूर्ख है। जब आप अपने ही इलेक्टोरेट को, अपने ही मतदाताओं को, भावी मतदाताओं को मूर्ख मान के चलते हैं, तो आप ऐसी आशा क्यों करते हैं कि आप 44 से 54 या 104 तक पहुंचेंगे? आपकी औकात वही है, आप उसी स्थिति में रहेंगे और धीरे धीरे जनमानस आपको भुला देगा। यही होने वाला है। राहुल गांधी के स्पीच से और उसके बाद बहुत सारे
उनके लोग जो थे वहाँ पे बैठ के मजे ले रहे थे। जब उसने यूनिटी पे और फेडरेशन की बात की और बोला कि भारत वारत कुछ नहीं, राष्ट्र तो कुछ नहीं होता है, तुम कभी तमिलनाडु के लोगों पे नहीं कर पाओगे रूल, उनको अदर पीपुल कह के पुकारा गया। आप सोचिए कि क्या ये किसी वैसे व्यक्ति के मुंह से आ सकता है जो सेंसिबल हो। सेंसिबल मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं कि उसने गांजा या चरस नहीं फूक रखा हो, नहीं नहीं नहीं, उस हिसाब से नहीं। आप जिस पद पर हैं, आप जिस भावना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम में ही नेशनल है, राष्ट्रीय है। मोदी जी ने भी कहा और कई लोग मीम भी बना रहे थे कि उनको अपने नाम से शुरुआत करनी चाहिए, नेशन वर्ड जो है वहां से हटाना चाहिए। और राहुल गांधी छाती ठोक के, मतलब मूर्ख आदमी, वो बोल रहा है वहां पे कि अगर इन्होंने संविधान पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है, उसमें कहीं नेशन नहीं है। संविधान मतलब होता है ना कि कुछ विद्यार्थी जो है कम से कम उसका जो समरी होता है, जो सारांश होता है, वो भी पढ़ के एग्जाम देने चले जाते हैं ताकि कुछ तो नंबर आ जाए, कहीं से मैं खींच के एक शब्द उसको जो है इलेबोरेट करके नंबर पा जाऊं। राहुल गांधी ने संविधान का सिर्फ मतलब उच्चारण करना सीखा है, क्योंकि अगर वो पहले पृष्ठ पर प्रस्तावना जो है उसी को वो पढ़े होते तो उनको पता चलता कि वहां पे भारत की अवधारणा क्या है, भारत राष्ट्र है या राज्यों का समूह है, जो ये बता रहे हैं। मोदी जी ने इसी पे उन्हें उनकी खिंचाई करते हुए गिना दिया कि तमिलनाडु में तुम कितने सालों से वापस नहीं आए हो, उड़ीसा में कितने सालों से, नागालैंड हो, झारखंड हो, इन सब जगहों पे तुम्हारी सरकार कैसे गायब हो चुकी है। और कहीं कहीं तो 60-60 सालों से ही वापस नहीं गए, जैसे कि बंगाल, कहीं 50 साल से नहीं गए। आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब जगहों पे जहां इन्होंने फेवर करके राज्य बनाया वहां पे इनकी सरकार नहीं बनी है, तेलंगाना जैसे हुआ। तो इन सब को देखते हुए मोदी जी ने कहा कि ये जो लोकतंत्र है वो कांग्रेस की मेहरबानी से नहीं है जैसा कि ये लोग सोचते हैं, और कांग्रेस ये भूल जाए कि भारत की अवधारणा जो 1947 के बाद से हुई है। चूंकि ये 1947 में राजा बने, यहाँ के प्रधानमंत्री तो इनके घर से बनते नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो हर 5 साल में चुने जाते हैं, रिप्लेस होते हैं। लेकिन ये तो राजा हैं कि भाई हमारे परनाना राजा थे, उसके बाद दादी राजा हुई, उसके बाद बाप राजा हुए, तो हम तो ऑटोमेटिकली राजा हैं भैया। तो ये उस थॉट प्रोसेस से चलते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जब भारतीय जनमानस में एक राष्ट्र प्रेम का नव संचार हुआ है, और तब ऐसे मूर्खाधिराज वैशाख नंदन जब जानते हैं कैमरे पे इसे देखा जा रहा है, इसे दिखाया जा रहा है, तब भी इनकी ऑडेसिटी देखिए, इनका साहस देखिए कि इस तरह की भद्दी और घटिया और नीच बातें एक राष्ट्र के संदर्भ में बोलकर निकल जाते हैं और सोचते हैं कि उनका कौन क्या बिगाड़ लेगा। सही बात है, मतलब सीट इनकी 440 से 44 हो गई, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अपनी पार्टी के लिए फर्क नहीं पड़ता, कार्यकर्ताओं के लिए फर्क नहीं पड़ता, अपने इलेक्टोरेट के लिए फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता तो ये अमेठी से अभी सांसद होता, इसको भाग के वायनाड नहीं जाना पड़ता। ये इनके आत्मावलोकन की घड़ी है, लेकिन ये उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोदी जी ने राज्यसभा में बोलते हुए एक फ्रेज पे गौर किया और उस पे ज़्यादा बल देकर बोला, क्योंकि उसी फ्रेज का प्रयोग जो है कांग्रेस के नेता ने किया कि अगर कांग्रेस ना होती। तो इसमें मोदी जी ने गांधी को याद करते हुए बोला कि वो भी चाहते थे कि कांग्रेस जो है ख़त्म हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। और उसके आज से साम्राज्यवाद जो इनका चल रहा था कि हम राजा हैं,
हमारी जहाँ तक दृष्टि जाती है वो हमारा ज़मीन है, और वो उन्होंने अक्साई चीन जो है ले लो, काहे कि यहाँ घास पे तो मतलब बर्फ़ पे घास भी नहीं उगती। इस तरह के काम किए इनके नेहरू ने और बाकी लोगों ने। जीप घोटाला से लेके अगस्टा वेस्टलैंड तक लगातार घोटाले घोटाले घोटाले, देश का पैसा सिर्फ मारा है। मतलब एक नट वोल्ट तक ये लोग जर्मनी से और कहीं से मंगवाते थे। चाइना का माल उसको पेंट करके बेचा जा रहा है, मेड इन जर्मनी। उसको खुरचिएगा नीचे मेड इन चाइना मिलेगा आपको। इस तरह के काम करने वाले लोग ये कह रहे थे कि अगर कांग्रेस ना होती, तो ये बता रहे हैं डेमोक्रेसी ना होती, मतलब ये भारत राष्ट्र नहीं होता, इस तरह के। तो उन्होंने फिर वही काउंट करते हुए उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो पंजाब में जो आतंकवाद हुआ, पंजाब में जो खालिस्तान की लहर फैली, वो भी नहीं होती। अगर कांग्रेस नहीं होती तो कश्मीर से जो कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वो भी नहीं होता। 84 के दंगे नहीं होते। और ये पहली बार प्रधानमंत्री जो है एक तरह से उसको बल देकर उसको स्वीकार रहे थे कि हाँ, कश्मीर में नरसंहार हुआ है, सिखों का नरसंहार हुआ है, पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां होती रही हैं, तो ये उस हिसाब से बहुत बड़ी बात है। वहीं उन्होंने फिर परिवारवाद पे कि परिवारवाद भी नहीं होता अगर कांग्रेस नहीं होता, तंदूरी कांड जो किए हैं वो नहीं होते, सैकड़ों घोटालों में जो आप संलिप्त थे वो नहीं होते, लोगों को मूल सुविधाओं के लिए अभी तक प्रतीक्षा नहीं करनी होती कि उनके यहाँ पे, मतलब हमारे देश में नदियाँ ही नदियाँ हैं, हमारे देश में सोलर पावर का इतना है, और ये सारी तकनीक जो है पुरानी है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद ये तकनीक डेवलप हुई तब उन्होंने जो है बिजली के खंभे लगवाने शुरू किए। कांग्रेस के राज में थर्मल पावर स्टेशन जो है बंद हुए। मेरे बेगूसराय में जहां से मैं हूं, वहां बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है। वो 1970 के दशक में जो है वो फंक्शनल हुआ था, और उसके बाद उसको नई तकनीक आती गई और किसी का ध्यान नहीं गया। उसी तरह फर्टिलाइजर बंद पड़ा हुआ था, बरौनी में ही है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर बंद पड़ा हुआ था। तो इन्होंने तो फैक्ट्रियां बंद की हैं कांग्रेस वालों ने, और जो उसे रिवाइव कर रहा है। और जब जब ये मोदी जी इतना बोलने लगे, गिनाने लगे, तो कांग्रेस वाले जो है उठ के वो चले गए, वॉकआउट कर दिया राज्यसभा से। अब सही बात है, जब कोई इतना ज़्यादा ले ले तो वॉकआउट करना भी बनता है, लेकिन लोकतंत्र के स्पिरिट में अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं, तो मोदी जी ने बाद में कहा कि वहाँ पे सिर्फ सुनाना नहीं होता है, सुनना भी होता है। लेकिन फिर वही बात है कि जो अपने आप को राजा महाराजा समझते हो, जो इसे समझते हो कि नहीं ये हमारा राइट है थ्रोन पे बैठना, गद्दी पे बैठना, तो वो कैसे मतलब इसे जाने दे देंगे, कैसे उसे बोलने दे देंगे। जो एक ओबीसी कास्ट से आता है, जो चाय बेचा करता था, हु इज ए नोबडी, हु वाज अ नोबडी, और ऐसा आदमी सत्ता पे आ गया, तो इनको तो समस्या होगी। जो बड़े खानदानों से आते हैं, जिन्होंने सैकड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है, भले लोगों का पैसा मार के बनाया हो, लेकिन बनाई तो है, तो वो गुरूर, वो घमंड, वो तो उनको रहेगा ही। हर बात जो मोदी ने किया उसका विरोध किया, और सुबह शाम जग के मोदी मोदी करते रहते हैं। मोदी जी ने ये अधीर रंजन चौधरी को बोला, क्योंकि वो पीछे से बार बार इंटरप्ट कर रहे थे, और उनके स्पीच के दौरान ये सारी बातें बोली। उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिस पे आप कैसे विरोध कर सकते हैं। योग पूरी दुनिया में चल रहा है और आपने उसका विरोध किया, उसका मजाक उड़ाया, उसमें मीम बनाए। फिट इंडिया मूवमेंट हो, कोविड का वैक्सीनेशन हो, इन सब पे कि पैसे बर्बाद कर रही है। मतलब उनका थॉट प्रोसेस तो ये था ना कोविड वाले को लेके कि भारत कैसे बना लेगा। तो भारत अगर उसको बनाने के लिए प्रयासरत है वैक्सीन, तो इसका मतलब वो पैसे बर्बाद हो रहा है। सबसे पहले तो अमेरिका वाले बनाएंगे, लेकिन भारत में बने ही नहीं, 3 वैक्सीन बने। तो ये आत्मनिर्भर भारत हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, इन सब का ये लोग अंध विरोध करते रहे। और शायद यही वो कारण है कि कांग्रेस हैज लॉस्ट द इंडिया प्लॉट। वो किसी राज्य में भले ही सत्ता में, चाहे डायरेक्टली फुल मेजॉरिटी से हो या फिर बैकडोर से किसी भी, मतलब अपने से छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को सहयोग देने के लिए,
मतलब वो मांगते नहीं, ये देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे में है किसी तरह। तो यही तो कारण है कि आपने हर चीज के विरोध में, अंध विरोध पर आप उतर आए। तो ये लोगों को दिखता है, लोग मूर्ख नहीं हैं। कांग्रेस वाले सोचते हैं कि गरीब लोग जो है वो मूर्ख हैं, इनको हम कहते रहेंगे गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। और 1970 के दशक से गरीबी हटाओ के नारे पे कांग्रेस लड़ती रही। यूपीए 1 हो या यूपीए 2 हो, उनकी उपलब्धियों को गिनाते हुए राहुल गांधी ने 4 बार में 4 अलग अलग कि हमने 13 करोड़ हटाए, हमने 15, फिर 17, फिर 21 ऐसे करोड़ गरीबों का नाम लिया। तो मोदी जी ने इस पर भी चुटकी लेते हुए बोला कि गरीबों को आप मूर्ख समझना बंद कीजिए। आप सोचते हैं कि हम इन्हें यही सब बोलते रहेंगे और हम वापस सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि गरीब जाएगा कहाँ। लेकिन जिस गरीब को कोई दूसरी सत्ता अगर उसे सम्मान का जीवन देने के लिए उसे घर देती है, बिजली का कनेक्शन देती है, बल्ब लगाती है उसके घर में, गैस सिलेंडर देती है, उसके बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान हो या मिड डे मील हो उसके तहत स्कूलों में भेजती है, उसके घर में शौचालय बनता है, उसे राशन लाल कार्ड और पीला कार्ड के जरिए मिलता है, विधवा पेंशन की योजना है, पेयजल जो है उसके घर तक पहुंच रहा है, घर में मीटर लग रहे हैं बिजली के, उसके घर तक ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें बन रही हैं। वो अगर उद्यम करना चाहते हैं तो उसको मुद्रा लोन की तरफ से मुद्रा लोन मिलता है, उसके खाते में डायरेक्ट पैसा आता जाता है। आप सोचिए, मैंने आपको एक बार में कितनी योजनाएं गिना दी जो हर एक गरीब को मिल रही हैं। ये सिर्फ चल नहीं रही है, मिल रही है। आयुष्मान वाला कार्ड हो गया, बीमा योजना है, ये सारी चीजें। तो आप एक सरकार इतना कर रही है और आप क्या कर रहे हैं कि नहीं नहीं इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो जो ये सुनेगा, और आपका दुर्भाग्य राहुल गांधी जी और कांग्रेस कि हर घर में एक मोबाइल फोन तो है ही अभी, और वो लोग जानते हैं, सुनते हैं, उन्हें पता चलता है। पहले अखबार आया करता था और टीवी जो है एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी किसी के घर में होना। तो आपका ये एक तरफा गरीबी हटाओ का संवाद चलता था कि आप कर्नाटक में बोलते थे बिहार से गरीबी दूर कर दी, बिहार में बोल रहे हैं कर्नाटक से दूर कर दी, और इस तरह के मतलब आपके लगातार इस तरह के धांधलियां आपकी चला करती थी। तो वो अब खत्म हो चुका है। आपने ये सुनिश्चित किया कि लोगों को निरक्षर ही रखा जाए ताकि वो अखबार ना पढ़ सकें। आपने सुनिश्चित किया कि उन्हें गरीब ही रखा जाए ताकि वो आने वाली नई तकनीकों का लाभ ना उठा सकें, वो एक टीवी ना खरीद सकें। आपने उनकी आय में वृद्धि के लिए या उन्हें स्किल करने के लिए कुछ नहीं किया। और जब कोई व्यक्ति आके वैसा करता है तब उन गरीबों को पता चलता है कि हमारे लिए इतनी योजनाएं थी। और हाँ, आप भी जब कहते हैं कि ये योजना तो हमने बनाई थी, तब गरीब और चिंतित होता है कि तुम 50 साल से जब योजना ही बना रहे थे, मुझे अब मोदी के आने के बाद उसका लाभ क्यों मिल रहा है। तो मोदी जी ने यही कहा कि गरीबों को आप मूर्ख नहीं समझिए। और यही मूर्खता, ये मूर्खता वस्तुतः कांग्रेस की है कि वो दूसरों को मूर्ख समझते हैं। और यही कारण है कि उनकी संख्या जो है 44, 50 ऐसे ही 55 के बीच में मतलब फ्लक्चुएट करती रहे, और ये अभी और इसी तरह जो है ऊपर नीचे होती रहेगी। बहुत ज़्यादा इनके पास आने वाला नहीं है, क्योंकि इनके एटीट्यूड में, इनका जो पार्टी का अपना गुणसूत्र है ना, अपना क्रोमोसोम जो है, डीएनए जो है, उसमें फ्लॉज हैं, उसमें त्रुटियां हैं। और उसको जब तक ये एडिट आउट नहीं करेंगे, वहां पे संशोधन नहीं करेंगे, तब तक इन्हें जो है कोई चूरन ये फांक ले, किसी से भी स्पीच लिखवा के वहां पे आके लहरिया लूटने की कोशिश करें, कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोविड को लेके मोदी जी ने पहली बार अपनी उपलब्धियों को बताया, और मुझे लगता है कि यह सही और उचित समय था, क्योंकि अभी कोई उस तरह की वेव नहीं है। अभी डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में है। सेकेंड वेव में हमें काफ़ी डैमेज हुआ था और उस वक्त उपलब्धियों को गिनाया नहीं जा सकता था। लेकिन जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था है इस देश की, और उसमें मोदी जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से उसे कंटेन किया, और सारे राज्यों को भी धन्यवाद उन्होंने दिया कि आप लोगों ने मिलकर
ये सारा किया और फिर याद दिलाया कांग्रेस वालों को कि आपने क्या किया। आपने फियर मॉन्गरिंग की, लोगों में डर भरा, लोगों को डरा डरा के महाराष्ट्र से भगाया, केजरीवाल ने दिल्ली से भगाया यूपी बिहार के मजदूरों को। और उस वक्त आप याद कीजिए, श्रमिक ट्रेन चलवाने की, मतलब पूरी दुनिया कंटेनमेंट जोन्स क्रिएट कर रही थी और नॉन बीजेपी जो भी गवर्नमेंट्स थी वो जो है वो चाह रही थी कि नहीं ये किसी तरह फैले, श्रमिक ट्रेन चलवाने की बात की, जबकि पूरे कोविड के दौरान एक आदमी भी भूख से नहीं मरा। सेवा भारती हो जो संघ का ही एक संगठन है वो, या इंडिविजुअल लेवल पे भी लोगों ने फूड इकट्ठा किया और लोगों तक पहुंचाए। पार्टी के कार्यकर्ता इसमें व्यस्त थे, उन्होंने जो फूड पैकेट्स बांटे। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो चीज़ शायद पहले वेव में ही कंटेन हो जाती, चाहे वो तबलीगी जमात के थूकने से शुरू हुआ हो, जो मौलाना साहब अभी तक नहीं मिला है हमारी एजेंसियों को, ये भी दुर्भाग्य ही है, या फिर श्रमिकों को लगातार आपने एकदम पीक स्टेज में उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में बसों में भरकर, जबकि ट्रांसमिशन जो आप चाह रहे थे हर्ड ट्रांसमिशन शुरू हो जाए कि भीड़ से भीड़ को पहुंचे, और ये इस तरह से वही जो था ना डिस्क्रेडिट, डिस्टेबलाइज, डिसमिस, तो ये डिस्टेबलाइज करने की योजना थी कि पूरा भारत जो है किसी तरह से मरने लगे, पटपटा के लोग मरे, और फिर हम एक माहौल बनाए कि ये सरकार बेकार है, नकारी है, विद्रोह हो, गृह युद्ध की स्थिति आ जाए, लोग सड़कों पे आए। लेकिन राहुल गांधी जी आप हों या रवीश कुमार जैसे लोग हों या अन्य नेता हों, वो ये समझ लें, और ये पूरा इकोसिस्टम इनका जो है वामपंथियों का तंत्र, वो यह समझ लें कि लोग भी जानते हैं कि आप सड़कों पे उन्हें क्यों उतारना चाहते हैं और उससे आपको क्या लाभ होने वाला है। उसी का लाभ उठाने के लिए आपने चाहा कि लोग फैले, लोग जगह जगह पे जाएं और फिर अराजकता का माहौल बने, जो कि नहीं बना, और आप उसी के लिए लगातार तत्पर हैं। आपने उसकी एक झलक शाहीन बाग के समय में देखी। उसके बाद आप चाह रहे थे कि उसी को कैपिटलाइज करके, वो जो शर्जील इमाम की थी ना कि 500 शहरों के मुसलमान सड़क पे नहीं आ सकते क्या, तो आप चाह रहे थे कि ये सारे लोग जब कोविड फैले, जब वैक्सीन नहीं है, तब किसी तरह सड़कों पे आए और आगजनी करें, दंगे हों और भारत पूरी तरह से लड़खड़ा जाए। लेकिन वैसे समय में भी जिस तरह से आर्थिक नीतियां आई, आत्मनिर्भर भारत के लिए जितना पैसा रिलीज किया गया, और जिस तरह का विजन था कि हम लोगों को सक्षम बनाएंगे कि वो रोजगार खुद करें और लोगों को भी रोजगार दें, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मोदी सरकार की। और पहली बार उन्होंने आके कांग्रेस पे हमला बोला, महाराष्ट्र सरकार पे बोला, दिल्ली की केजरीवाल सरकार पे बोला कि ये लोग याद कीजिए कि ये लोग क्या कर रहे थे। और ये याद दिलाना इसलिए आवश्यक है कि लोग चुनाव के समय में, चाहे यूपी में चुनाव हो रहा हो या पंजाब में हो रहा हो, गोवा में हो रहा हो, मणिपुर में हो रहा हो, उत्तराखंड में हो रहा हो, हर जगह के लोग ये जाने कि ऐसी धूर्त और नीच पार्टियों को ये लोग वोट ना दें, जिनके लिए आम आदमी, जिनके लिए श्रमिक मजदूर कुछ भी नहीं, वो मोहरे हैं, जिन्हें कहते हैं कि नहीं तुम जाओ मरो, हम तुम्हारी संख्या का इस्तेमाल करेंगे, हम बोलेंगे कि मोदी के टाइम में देखो इतने करोड़ लोग जो है मर गए। जी हाँ, ये मरने का फिगर चाह रहे थे करोड़ में हो कम से कम। ये सोच रहे थे कि यार अमेरिका में इतने लोग मर रहे हैं, पूरे यूरोप में इतने लोग मर रहे हैं, जहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, भारत में क्यों नहीं मर रहे लोग। इनकी समस्या ये थी। इन्होंने जो जो मॉडल बताए, केरल मॉडल, बेस्ट सीएम, महाराष्ट्र मॉडल, वहाँ देखिए अभी तक वहाँ फर्स्ट वेव ही नहीं गया है। दुनिया में थर्ड फोर्थ वेव आके चला गया, भारत में भी ओमिक्रॉन आके चला गया लगभग, लेकिन केरल, महाराष्ट्र में आप देख कंसिस्टेंटली ये लोग फर्स्ट वेव में अभी तक फंसे हुए हैं। मोदी जी ने और भी मतलब कुछ हंसी मजाक के माहौल में इन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना बोलते हैं कि पहले से इन्होंने बता दिया क्या क्या होने वाला है। वो कुछ बोलते थे और उसके बाद बोलते थे कि देखिएगा ये लोग हल्ला करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि मैं जो बोलने जा रहे हूँ कितना बड़ा सच है और ये कितना कड़वा लगेगा इनको और कितना चुभेगा। तो ये देखने को हमें 2 बार मिला। अधीर रंजन चौधरी तो थ्रू आउट वो बेचारा तो परेशान ही रहता है, वो करता है,
और राज्यसभा में तो वॉकआउट ही हो गया, जहां उन्होंने बोला कि जयराम रमेश जी आपके पीछे बैठे हुए हैं, वो बाहर गए थे, वहां कहीं से इंस्ट्रक्शन लेके आए हैं कि अब जो है मोदी बोलेगा तो हमें किस तरह से हल्ला करना है। इस तरह की बात हुई और उसके बाद थोड़ी देर बाद वस्तुतः जब वो गिनाने लगे कि कांग्रेस के ना होने से भारत को कितना लाभ होता, तो वो लोग जो है उठ के चले गए। और एक और हंसने की बात यह भी थी कि चाहे अधीर रंजन चौधरी हों या मल्लिकार्जुन खड़गे हों, इन दोनों के बारे में जब जब मोदी जी ये कांग्रेस पे कुछ मतलब टॉन्ट कर रहे थे और उस पर कटाक्ष कर रहे थे, तो उनके पीछे बैठे कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के लोग भी, जो सांसद है, वो भी हंस रहे थे, वो भी मुस्कुरा रहे थे। मतलब वो मोदी जी का विट जो है, ह्यूमर जो है, वो उसकी स्वीकार्यता, मतलब सिर्फ अधीर रंजन चौधरी क्योंकि वो स्वयं ही विक्टिम थे उसके, तो उनको मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन बाकी लोगों को पूरा मज़ा जो है मोदी जी ने दिया। एक और चीज़ जो उन्होंने की वो ये थी कि उन्होंने बताया कि कैसे आप ही के नेहरू की सरकार को टाटा बिरला की सरकार कहा जाता था और आपने उन लोगों का साथ दिया सरकार बनाने के लिए जो आप पे लांछन लगाते थे, और बाद में आप उन्हीं की भाषा बोलने लगे। ये बोलते हैं ना, अडानी अंबानी की सरकार है। वेल्थ क्रिएटर्स को इस सरकार ने पहचाना है, उन्हें वो सम्मान दिया है जितना दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी बड़ी कंपनियां एक साथ में हजारों लाखों लोगों को रोजगार देती है और उनसे जुड़े परिवार चलते हैं। तो उसको स्वीकारना और उसको नर्चर करना किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए या डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए भी, जो अपने आप को भविष्य में भी लगातार विकसित होते देखना चाहता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसको स्वीकारना चाहिए। राज्यसभा में बात करते हुए मोदी जी ने कोविड के वैक्सीनेशन पे बोलते हुए बोला कि, और ये जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा का, जिसने भारत में किसान आंदोलन को बिना मांगे सपोर्ट दिया था अपना, वहाँ से बोल रहा है कि कनाडा जो है उनके साथ है। और अब कनाडा के पीएम की ऐसी लगी हुई है वाट कि वो घर से भाग रहे हैं, वो छुपे छुपाए फिर रहे हैं। और अब उनको समझ में आ रहा है कि ट्रकर्स ने, जो ये ट्रक चलाने वालों ने जो हड़ताल की है, वो डेमोक्रेसी को तोड़ने की साजिश है, वो अर्थव्यवस्था को नीचे लाने की साजिश है, वो डेमोक्रेसी के सिंबल्स को और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने की, तोड़ने फोड़ने की, डीरेल करने की साजिश है। तो उस पर भी एक ही लाइन बोला मोदी जी ने, क्योंकि कनाडा का पीएम क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब उसका प्लेस नहीं है और वो इतना बड़ा इम्पोर्टेंस रखता नहीं है कि उसका नाम लिया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि हमने कितनों को वैक्सीनेट किया और कई जगह पे तो आंदोलन चल रहा है। कनाडा में ट्रकर्स का जो आंदोलन चल रहा है वो इसीलिए है कि वैक्सीन मांगा जा रहा है कि आपने वैक्सीन लिया है कि नहीं। अंत में दो मुद्दे जिस पर राज्यसभा में मोदी जी ने बोला, एक था ट्रिपल तलाक, जिस पे वो विस्तार से बोला उन्होंने, और वो मुझे लगता है इसलिए बोला क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा में जो परफॉर्मेंस दोबारा रिपीट हुई थी 2019 में, उसका एक मुख्य कारण था 3 तलाक का मुद्दा। बिना मुस्लिम महिलाओं के वोट के संभव ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में आप उन इलाकों में जीते जहां मुस्लिम्स जो है मेजॉरिटी नहीं, मतलब 30%, 25% इस तरह की संख्या में है। इस पे लगातार बोलना बताता है। और उन्होंने फिर से मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया और बोला कि ये उनके लिए किस तरह की बात थी, और ये सिर्फ उनके लिए न्याय नहीं था, बल्कि ये उन पिताओं के लिए और उन भाइयों के लिए भी, मुस्लिम पुरुषों के लिए भी न्याय था, जिनकी बेटियों को या जिनकी बहनों को इस तरह के घटिया कुरीतियों के कारण कोई 3 बार तलाक बोल के उसे घर से बेघर कर देता है। तो पत्नी तो ठीक है, वो किसी की है, लेकिन साथ ही वही महिला, वही स्त्री किसी की बेटी भी तो है, वो तो किसी पुरुष की बेटी है ना, किसी की बहन होगी तो पुरुष की बहन होगी ना। तो 3 तलाक का खात्मा जो है वो उन परिवारों को और उस स्त्री से जुड़े सारे लोगों को न्याय दिलवाता है जिस स्त्री को 3 तलाक बोला गया। गोवा में, और गोवा वाला इनका पार्ट जो है राज्यसभा में जो स्पीच दिया मोदी जी ने, वो थोड़ा लंबा था।
उन्होंने बार बार बताया कि नेहरू ने गोवा में क्या किया था। गोवा का 60वां साल है इंडिपेंडेंस का, हीरक जयंती। गोवा आज़ादी के 15 साल बाद तक पुर्तगालियों के उसमें था, उसके गुलाम थे लोग। और आप सोचिए कि जूनागढ़ जो है भारत में मिला लिया गया, हैदराबाद के निजाम को झुका दिया गया, लेकिन गोवा जैसा स्टेट छोटा सा, जो कि हमारी कोंकण जो है संस्कृति वो है, ऐसा नहीं कि वो विदेशी और कहीं से ला के वो पुर्तगालियों ने वहां पे चिपका दिया था भारत में, नहीं, भारतीय भूभाग का अभिन्न अंग है। और वहां पे 15 साल तक इस व्यक्ति ने, नेहरू ने कहा कि नहीं हम सेना नहीं भेजेंगे, और मॉक करता था वहां जो सत्याग्रही थे। तो उस पर भी लंबा मोदी जी ने बोला, और गोवा में भी चुनाव होने वाले हैं तो उसको टारगेट करके उन्होंने बोला होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और आप आर्थिक सहयोग दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो जितना अधिक से अधिक इस वीडियो को अलग अलग लोगों तक आप ले जा सकते हैं वो करते रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।